एपिसोड 98। शहर की गलियों में हल्की धुंध छाई हुई थी। सड़क की लाइटें चमक रही थी, पर उनका उजाला उस अजीब सी बेचैनी को ढक नहीं पा रहा था जो रिया के मन में चल रही थी। पिछले कुछ हफ्तों में हुए घटनाक्रम ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। उसे अब समझ आ गया था कि प्यार, भरोसा और सच्चाई सिर्फ शब्द नहीं है, ये जिंदगी के वो तत्व हैं जिनसे हर इंसान का अस्तित्व जुड़ा होता है। रिया ऑफिस से बाहर आई और अपने हाथों को धीरे से झूलते हुए गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्का सा डर, उत्सुकता और उम्मीद सभी मिश्रित थे। उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर देव का नाम चमक रहा था। उसने जल्दी से कॉल उठाया। हेलो देव। उसकी आवाज में हल्की झिझक थी, पर उत्सुकता भी थी। रिया, मैं अभी बाहर हूँ, मिल सकते हैं? देव की आवाज में वो गंभीरता थी जो हर बार उसे भीतर तक खींच लेती थी। रिया ने पल भर सोचा और फिर हाँ में जवाब दिया। हाँ, मैं नीचे आ रही हूँ। कुछ ही मिनटों में रिया और देव शहर के एक शांत पार्क में मिल गए। पेड़ों की छाया में हवा में हल्की ठंडक थी। दोनों ने पास की बेंच पर बैठना पसंद किया। तो क्या नया सुराग मिला रिया? रिया ने उत्सुकता के साथ पूछा। देव ने गंभीरता से सिर हिलाया। रिया, हमें बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। जो लोग तुम्हारे पिता की मौत के पीछे हैं, वे अभी भी सक्रिय हैं। उन्होंने अपनी गतिविधियां और भी गुप्त कर ली हैं। रिया ने अपने हाथों को कसकर जोड़ा। तो हमें अब क्या करना चाहिए? देव ने गहरी सांस ली। पहला कदम है उनकी पहचान को पकड़ना और उनके हर कदम को ट्रैक करना। मैं कुछ पुराने कनेक्शंस का इस्तेमाल करूंगा और तुम्हें दस्तावेज इकट्ठा करने में मदद करनी होगी। ये आसान नहीं होगा, पर हम साथ हैं। रिया ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। इस बार हम पूरी योजना के साथ आगे बढ़ेंगे, बिना गलती किए। अगले कुछ दिनों में रिया और देव ने पूरी तरह से खुद को इस मिशन में लगा दिया। रिया ने ऑफिस के पुराने फाइल्स और दस्तावेज ढूंढने शुरू किए। हर फाइल में कुछ न कुछ सुराग छिपा हुआ था, और हर सुराग उनके लिए एक नई दिशा का संकेत था। देव ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर उन लोगों की हरकतों पर नजर रखी। उसे पता था कि केवल सही समय पर हमला करना ही उन्हें विजयी बना सकता है। एक शाम जब रिया अपने अपार्टमेंट में दस्तावेजों को देख रही थी, उसे एक पुराना डायरी मिला। उसकी धड़कनें तेज हो गई। ये डायरी रिया के पिता की थी, और हर पन्ने में उनकी गहरी सोच और रहस्य लिखे थे। रिया ने धीरे धीरे पन्नों को पलटा। हर पन्ने पर पिता की आवाज सुनाई दे रही थी। रिया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें सच जानना है। याद रखना, सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता है, लेकिन यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। रिया की आंखों में आंसू थे, पर वो हिम्मत से पढ़ती रही। उसके दिल में पिता की यादें और प्यार फिर से ताज़ा हो रहे थे। अगले दिन देव और रिया ने एक मीटिंग की। उन्होंने तय किया कि वे उन लोगों की पहचान करेंगे जो उनके रास्ते में बाधा डाल रहे थे। देव ने कहा, हमारे पास समय कम है रिया। अगर हम जल्दी कदम नहीं उठाएंगे तो ये लोग फिर से छिप जाएंगे और हम उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। रिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ देव, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने पहले दिन की योजना बनाई। वे दो अलग अलग जगहों पर नजर रखेंगे। रिया ने अपने पिता के पुराने कार्यालय के तहखानों में छिपे दस्तावेजों की जांच शुरू की, जबकि देव ने बाहरी दुनिया में उन लोगों की गतिविधियों को ट्रैक किया। हर कदम पर चुनौती थी। कभी कभी रिया को ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ खो देगी, पर हर बार देव उसकी हिम्मत बनकर सामने आता। उसकी एक मुस्कान, उसकी एक समझदार सलाह, सब कुछ रिया को नई ऊर्जा देता। तीसरे दिन रिया ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज पाए। उन्होंने पाया कि कुछ बड़े लोग इस मामले में शामिल थे, और उनका उद्देश्य केवल संपत्ति और शक्ति हासिल करना था। रिया और देव की आंखों में चमक थी। ये वही मौका था जिसका उन्हें इंतजार था। देव, हमने उन्हें पकड़ने के लिए हर जगह नजर रखी है। अब अगला कदम क्या होगा? रिया ने उत्सुकता से पूछा। देव ने धीमे से कहा, अगला कदम है उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना और कानून के सामने लाना, पर यह जोखिम भरा है। हमें हर छोटी गलती से बचना होगा। रिया ने गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिलाया। हम सावधानी से करेंगे, पर हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगले कुछ दिनों में दोनों ने दिन रात मेहनत की। कभी कभी रिया को डर लगता था, पर देव की मौजूदगी उसे हिम्मत देती। उन्होंने सबूत इकट्ठा किए, हर गतिविधि को रिकॉर्ड किया और पूरी योजना को अंजाम तक पहुंचाया। और फिर एक शाम, जब दोनों शहर के पुराने हिस्से में एक सुरक्षित जगह पर बैठे थे, रिया ने देव की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। देव, लगता है हम सही रास्ते पर हैं। हमें बस धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। देव ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ रिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सफल होंगे। चाहे कुछ भी हो, हम साथ हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
वहीं शहर के दूसरी तरफ कुछ लोग रिया और देव की हरकतों पर नजर रख रहे थे। उनकी योजना को खतरे में डालने की कोशिश चल रही थी, लेकिन रिया और देव ने यह तय कर लिया था कि अब कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। जैसे ही रात गहरी होती गई, रिया और देव ने अपने अगले कदम के लिए योजना बनाई। उनके दिलों में हिम्मत, उनके दिमाग में रणनीति और उनके बीच प्यार और विश्वास की मजबूत डोर थी। अगले दिन की सुबह शहर में हल्की ठंडक के साथ आई। रिया के मन में पिछली दिन की घटनाओं की गूंज थी। उसके दिमाग में लगातार सवाल घूम रहे थे। क्या वो सच में अपने पिता के रहस्यों को उजागर कर पाएगी? क्या वो और देव उन ताकतवर लोगों से निपट पाएंगे जो सिर्फ अपनी सत्ता और संपत्ति के लिए कुछ भी कर सकते थे? रिया अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलते ही देव का मैसेज पढ़ रही थी। देव ने लिखा था, मैं पार्क में इंतजार कर रहा हूँ। आज हम पहला बड़ा कदम उठाने वाले हैं। रिया ने तुरंत जवाब दिया, मैं 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। जैसे ही वो पार्क पहुंची, देव उसे पहले से ही इंतजार करते हुए दिखाई दिया। उसकी आंखों में गंभीरता थी और हाथ में एक फाइल थी। फाइल की मोटाई देखकर रिया को एहसास हुआ कि आज की योजना गंभीर और जोखिम भरी होने वाली है। तो ये क्या है? रिया ने उत्सुकता से पूछा। देव ने फाइल खोली और कुछ दस्तावेज और तस्वीरें बाहर निकाली। ये वही लोग हैं जिनकी हम तलाश कर रहे थे। ये तस्वीरें, दस्तावेज और उनकी हाल की गतिविधियां हमारे पास है। अब हमें ये तय करना है कि हम इन्हें कैसे और कब पकड़ेंगे। रिया ने दस्तावेजों को ध्यान से देखा। हर तस्वीर में लोग किसी बड़े सम्मेलन या गुप्त बैठक में दिखाई दे रहे थे। दस्तावेजों में उनके लेन देन, बैंक अकाउंट और कुछ छुपी हुई कंपनियों का विवरण था। देव, ये सब सच में भारी है। अगर हम सही समय पर कदम नहीं उठाए तो ये लोग फिर से छिप जाएंगे, रिया ने गंभीरता से कहा। देव ने सिर हिलाया। हाँ, और यही वजह है कि हमें रणनीति बहुत सोच समझकर बनानी होगी। कोई भी छोटी गलती हमारी पूरी योजना को विफल कर सकती है। उन्होंने योजना बनाना शुरू किया। पहले कदम के लिए तय किया गया कि वे उन लोगों के खिलाफ गुप्त रूप से सबूत इकट्ठा करेंगे और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। रिया ने अपने पुराने कार्यालय के तहखानों में और भी गहराई से दस्तावेज ढूंढने शुरू किए, जबकि देव ने बाहरी दुनिया में उनकी गतिविधियों को ट्रैक किया। कुछ खंडों के बाद रिया को एक और महत्वपूर्ण डायरी मिली। ये डायरी उसके पिता की सबसे निजी सोच और योजनाओं से भरी हुई थी। रिया ने पन्नों को पलटा और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर पिता की आवाज़ सुनाई दे रही थी, रिया, तुम्हें विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। जो लोग तुम्हारे सामने हैं वे केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि चालाक भी हैं। हमेशा सतर्क रहो। रिया की आंखों में आंसू थे, पर उसकी हिम्मत और विश्वास बढ़ रहा था। उसने तय किया कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। देव ने उस शाम रिया को फ़ोन किया। रिया, मुझे कुछ बड़ी जानकारी मिली है। उनके एक गुप्त लेनदेन का पता चला है। अगर हम सही समय पर इसे पकड़ ले तो उनका पूरा नेटवर्क उजागर हो सकता है। रिया ने अपनी हिम्मत और उत्साह से जवाब दिया, तो हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आज रात हम कदम उठाएंगे। जैसे ही रात हुई, रिया और देव ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार किया। वे शहर के पुराने हिस्से में एक छिपी हुई जगह पर पहुंचे। वहां से उन्होंने छुपकर उन लोगों की गतिविधियों को देखा। हर कदम पर ध्यान देने की जरूरत थी। कुछ समय के बाद उन्हें मौका मिला। एक व्यक्ति जो उनकी जांच में सबसे महत्वपूर्ण था, अकेले एक गली में दिखाई दिया। रिया ने धीरे से कहा, देव, वही मौका है। अगर हम सही समय पर कदम नहीं उठाएंगे तो वो फिर से गायब हो जाएगा। देव ने अपनी नज़रें व्यक्ति पर गाड़ी और धीरे से कहा, ठीक है, हम साथ हैं और सब कुछ नियंत्रित होगा। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया, उन्होंने देखा कि व्यक्ति ने कुछ दस्तावेज गिरा दिए। रिया ने तुरंत दस्तावेज उठाए और देखा कि ये वही सबूत है जो उन्हें चाहिए थे। देव, ये वही दस्तावेज हैं। अब हमें इन्हें सुरक्षित रखना होगा और कानून के सामने लाना होगा। रिया की आवाज़ में उत्साह था। देव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ, पर अब हमें और सावधान रहना होगा। ये केवल शुरुआत है। अगली बार वे हमें पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अगले दिन रिया और देव ने दस्तावेजों को अपने सुरक्षित ठिकाने में रखा और पूरी योजना की समीक्षा की। उन्होंने तय किया कि अब उन्हें लोगों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखनी होगी और सही समय पर सबूत सार्वजनिक करना होगा। रिया ने अपने पिता की डायरी से प्रेरणा लेकर कहा, देव, मैं अब पूरी तरह समझ गई हूं कि साहस और बुद्धिमत्ता के बिना हम सफलता नहीं पा सकते। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही वजह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ रिया। हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। शहर के दूसरे तरफ उन लोगों ने भी अपनी योजना बनाई। वे रिया और देव की हरकतों से पूरी तरह सावधान थे, लेकिन रिया और देव की जोड़ी ने अब अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लिया था। रिया और देव की ये साझेदारी अब सिर्फ
प्यार और विश्वास तक सीमित नहीं थी, ये अब एक मिशन बन चुका था। और ये मिशन केवल शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें और भी बड़ी चुनौतियों और रहस्यों का सामना करना था। हवेली के बाहर खड़ी गाड़ियों की लंबी कतार और गार्ड्स की सख्त निगरानी ये साफ दिखा रही थी कि आज कोई आम दिन नहीं था। भीतर से ढोल नगाड़ों की हल्की हल्की आवाज बाहर तक आ रही थी, मगर वातावरण में एक अजीब सा तनाव भी घुला हुआ था। आरव ने गहरी सांस ली और हवेली के दरवाजे पर कदम रखा। जैसे ही वो भीतर आया, उसकी नज़र सबसे पहले उस भव्य हॉल पर पड़ी, जहां चमचमाती लाइट्स और फूलों की सजावट ने मानो किसी महल का दृश्य बना दिया था। लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी, अनन्या का। भीड़ के बीच लाल साड़ी में सजी अनन्या सबकी नज़रों का केंद्र बनी हुई थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, पर आंखों ने हल्की बेचैनी भी झलक रही थी। आरव ने जब उसकी तरफ देखा तो उनके बीच का वो अनकहा रिश्ता फिर से जिंदा हो उठा। अनन्या ने भी आरव को देख लिया। कुछ पल के लिए उसकी सांसें थम सी गई। वो चाहकर भी अपनी नज़रों को उससे हटा नहीं पाई। लेकिन तभी पास खड़ा विक्रम आगे बढ़ा और अनन्या का हाथ थाम लिया। आरव के दिल में आग सी लगी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। विक्रम ने हॉल में मौजूद मेहमानों से कहा, दोस्तों, आज की ये शाम सिर्फ हमारे परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे शहर के लिए यादगार बनने वाली है। जल्द ही हम एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं। सब तालियों से गूंज उठे। आरव समझ गया कि ये सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि विक्रम की चाल है, उसके और अनन्या के बीच की दूरी और बढ़ाने की। आरव ने गौर किया कि हॉल में कुछ अजनबी चेहरे भी मौजूद थे, जो बार बार इशारों से एक दूसरे से कुछ कह रहे थे। उसकी पत्रकार वाली नज़र ने तुरंत भांप लिया कि ये सब सामान्य मेहमान नहीं हैं। उसी वक्त हवेली के पिछले हिस्से में नकाबपोश लोग किसी गुप्त कमरे में घुस रहे थे। उनके हाथों में अजीब से उपकरण थे। मंच पर खड़ी अनन्या बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन भीतर वो डर और सवालों से घिरी हुई थी। अगर आरव सच में यहाँ आया है तो क्या वो सब ठीक कर पाएगा? और क्या मैं इस बार उसे सच बता पाऊंगी कि विक्रम ने मुझे किस तरह मजबूर किया है? उसके होठों पर मुस्कान थी, पर दिल में तूफान। उसने धीरे से विक्रम का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने और कसकर थाम लिया। आज की रात तुम्हें मेरी बनकर सबके सामने आना ही होगा अनन्या, विक्रम ने कानों में फुसफुसाया। उसकी आंखों में जीत का घमंड साफ झलक रहा था। अनन्या ने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, अगर आरव सच में मुझे बचाने आया है तो उसे हिम्मत देना। आरव ने भीड़ के किनारे खड़े अपने पुराने साथी कबीर को इशारा किया। कबीर ने तुरंत सिर हिलाया और भीड़ में गायब हो गया। आरव ने अपने फोन में कुछ तस्वीरें खोली, विक्रम और उसके पिता के उस गुप्त सौदे की, जिसमें करोड़ों का घोटाला सामने आने वाला था। अब वक्त है इस हवेली के नकली ताज को गिराने का, उसने सोचा। लेकिन तभी बिजली अचानक झपक कर चली गई। पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। मेहमानों में अफरा तफरी मच गई और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर नकाबपोश लोग अंदर घुस आए। सब लोग शांत रहें, एक नकाबपोश ने चिल्लाकर कहा और हवा में गोली चला दी। चीखें गूंज उठी। लोग इधर उधर भागने लगे। विक्रम गुस्से से दहाड़ा, कौन हो तुम लोग? जानते हो किससे पंगा ले रहे हो? लेकिन नकाबपोश ने सीधा विक्रम की ओर बंदूक तान दी। आज रात तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है विक्रम। अनन्या डर के मारे कांप उठी और अनायास ही आरव की तरफ देखने लगी। अंधेरे में भी उसे आरव का चेहरा साफ दिख रहा था, दृढ़ और निडर। आरव ने फुर्ती से आगे बढ़कर अनन्या को अपनी ओर खींच लिया। उसके हाथ की मजबूत पकड़ ने अनन्या को पल भर के लिए सुकून दे दिया। अब तुम सुरक्षित हो, आरव ने धीमे से कहा। विक्रम ने गुस्से से दांत पीसे। आरव, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? आरव ने तिरस्कार भरी हंसी दी। सच छुपाने की कोशिश चाहे जितनी भी करो विक्रम, लेकिन झूठ हमेशा हारता है। इसी बीच कबीर ने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया और हॉल की बड़ी स्क्रीन पर वो सारे सबूत दिखने लगे। विक्रम और उसके पिता के गुप्त समझौते, हवेली में छिपाए गए काले धन के वीडियो और उन नकाबपोशों की असलियत, जो दरअसल विक्रम के ही धोखे से जुड़ी गैंग थी, जिसे उसने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। सभी मेहमानों की आंखें हैरानी से फैल गईं। तो ये है तुम्हारी असलियत विक्रम? भीड़ से आवाजें उठी। अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते होठों से कहा, मैंने सबको पहले ही बताने की कोशिश की थी, पर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। आरव ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। अब सच्चाई सबके सामने है अनन्या, अब कोई तुम्हें चुप नहीं कर सकेगा। विक्रम गुस्से में पागल हो उठा। उसने पास रखी बंदूक उठा ली और आरव पर तान दी। अगर तुम नहीं रहोगे तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। अनन्या चिल्लाई, नहीं विक्रम। गोली चलने ही वाली थी कि कबीर ने पीछे से आकर विक्रम का हाथ पकड़ लिया। गोली छत पर जाकर लगी और चारों ओर चीखें गूंज उठी। गार्ड्स ने तुरंत विक्रम को पकड़ लिया। वो छटपटाता रहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसकी साजिशें, उसके झूठ सब खुल चुके थे।
अफरा तफरी के बीच अनन्या ने आरव को गले लगा लिया। तुम आ ही गए, मुझे पता था तुम मुझे इस नर्क से निकाल लोगे, उसने रोते हुए कहा। आरव ने उसके आंसू पोंछे। अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता अनन्या, न झूठ, न डर और न ही कोई विक्रम। भीड़ ताली बजाने लगी, जैसे सब उस पल की गवाही दे रहे हों। ठीक उसी समय हवेली के तहखाने से एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिल उठी, धुआं चारों ओर फैल गया। सब लोग घबरा गए। आरव ने अनन्या को अपनी बाहों में कसकर लिया और चिल्लाया, सब लोग बाहर निकलो। लेकिन उसके दिल में एक नया डर घर कर गया। क्या ये सिर्फ विक्रम की साजिश थी या इसके पीछे कोई और भी है? अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। आरव, मुझे लगता है असली दुश्मन अभी सामने नहीं आया। आरव ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। तो हमें और भी लड़ाइयां लड़नी होंगी अनन्या, साथ में। हवेली का विशाल हॉल अब धुएं और चीखों से गूंज रहा था। लोग जान बचाकर बाहर भाग रहे थे। रोशनी की झिलमिलाहट में टूटते झूमर, बिखरती कुर्सियां और उठता धुआं मानो इस हवेली की परत दर परत गिरी नकली शान का सबूत दे रहे थे। आरव ने तुरंत अनन्या का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, अनन्या, हमें बाहर निकलना होगा, अभी। लेकिन अनन्या की नज़र उस दरवाजे की ओर खिंच गई जो तहखाने की तरफ जाता था। उसके चेहरे पर भय और जिज्ञासा दोनों थे। आरव, वो धमाका उसी तरफ से हुआ था। वहां कुछ है जो विक्रम हमसे छिपा रहा था। आरव ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, अगर वहां सच छिपा है तो हमें वहीं जाना होगा। अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। दोनों सावधानी से धुएं और भीड़ को चीरते हुए तहखाने के दरवाजे तक पहुंचे। गार्ड्स भाग चुके थे और दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। भीतर अंधेरा गहरा था। आरव ने अपनी जेब से एक छोटी टॉर्च निकाली। टॉर्च की पीली रोशनी ने सीढ़ियों को रोशन किया। सीढ़ियां लंबी और नम थीं, जैसे बरसों से किसी ने सफाई न की हो। सावधान रहना अनन्या, मुझे नहीं पता हम नीचे किससे या किस चीज से टकराने वाले हैं। अनन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी से डर नहीं। उनकी सांसें एक दूसरे की धड़कनों से टकराती हुई नीचे उतर रही थीं। नीचे पहुंचते ही दोनों ठिठक गए। सामने एक विशाल कमरा था जिसकी दीवारों पर अजीब नक्शे, पुराने दस्तावेज और हथियार टंगे हुए थे। बीचों बीच बड़ी बड़ी लोहे की पेटियां रखी थीं, जिनमें सोने की ईंटें और कैश के बंडल भरे थे। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो किसी खजाने जैसा है। आरव ने गहरी सांस ली। ये खजाना नहीं अनन्या, भ्रष्टाचार का सबूत है। यही है वो तहखाना जहां से विक्रम और उसका परिवार सालों से अपना काला धंधा चला रहे थे। लेकिन तभी कमरे के कोने से एक धीमी ताली की आवाज आई। अंधेरे से निकलकर एक लंबा चौड़ा शख्स सामने आया, काले सूट में, ठंडी मुस्कान के साथ। वाह आरव, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, पर अफसोस तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अनन्या ने चौंक कर कहा, ये तो विक्रम का चाचा राघव सिंह है। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। तो असली खेल तुम खेल रहे थे, विक्रम तो सिर्फ मोरा था। सही पकड़ा, विक्रम महत्वाकांक्षी था, लेकिन दिमाग उसका उतना बड़ा नहीं था। असली दाम मैं चला रहा था। ये तहखाना सिर्फ शुरुआत है आरव, यहां से पूरे शहर का भविष्य मेरी मुट्ठी में आने वाला था। अनन्या कांप उठी। तो वो धमाका? राघव ने ठंडी आवाज में कहा, धमाका मेरे आदमी ने किया ताकि सबका ध्यान बटे और मैं अपने खजाने को सुरक्षित निकाल सकूं। लेकिन तुम दोनों ने आकर खेल बिगाड़ दिया। आरव ने आगे बढ़ते हुए कहा, तेरा खेल अब खत्म होगा राघव। तेरी ये हवेली, तेरी ये सोने के बक्से, सब अब कानून के हवाले होंगे। कानून? क्या तुम सच में सोचते हो कि कानून मेरी पकड़ से बाहर है? इस शहर के आधे नेता और अफसर मेरी जेब में हैं। अनन्या ने अचानक हिम्मत जुटाई और बोली, तुम्हारे पास चाहे ताकत हो, पैसे हों, लेकिन सच की आवाज को दबा नहीं सकते, और इस बार तुम्हें हारना ही होगा। राघव की आंखें लाल हो गई। लड़की, ज्यादा अकल मत झाड़ो। तुम्हारा और इस आरव का अंजाम आज यहीं तय होगा। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके पीछे से 2 नकाबपोश गुर्गे भी हथियार लेकर आ गए। आरव ने तुरंत अनन्या को पीछे किया और कहा, तुम पीछे रहो, मैं देख लूंगा। कमरे में हाथापाई शुरू हो गई। गुर्गों ने आरव पर हमला किया। आरव ने फुर्ती से एक के हाथ से रॉड छीनी और उसे जमीन पर पटक दिया। दूसरे गुर्गे ने चाकू निकाला, लेकिन आरव ने उसका हाथ मरोड़कर चाकू छीन लिया।
इस बीच अनन्या ने अपनी हिम्मत दिखाई। उसने एक भारी लोहे की चाबी उठाई और दूसरे गुर्गे को पीछे से मार दिया। वो दर्द से कराहते हुए गिर पड़ा। आरव ने मुस्कराकर कहा, लगता है तुम भी लड़ना सीख गई हो। अनन्या ने हल्की मुस्कान दी। जब साथ में हो तुम तो डरने की जगह हिम्मत आती है। गुर्गे गिर चुके थे, लेकिन राघव अभी भी खड़ा था। उसने जेब से एक रिमोट निकाला। ये देख रहे हो, अगर मैंने बटन दबा दिया तो पूरा तहखाना उड़ जाएगा, और तुम दोनों भी। अनन्या ने घबराकर आरव का हाथ कस लिया। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, तू हमें मार सकता है राघव, लेकिन सच को नहीं। बाहर सारी भीड़ ने तेरी करतूतें देख ली हैं। तेरा पैसा, तेरी ताकत अब तुझे नहीं बचा पाएंगे। राघव के चेहरे पर पहली बार डर की झलक आई, लेकिन फिर उसने दांत भींचे। अगर मुझे हारना पड़ा तो मैं तुम्हें साथ लेकर ही मरूंगा। उसने बटन दबाने ही वाला था कि अचानक पीछे से कबीर आ गया। उसने राघव का हाथ झटके से ऊपर धकेला और रिमोट उसके हाथ से छूटकर दूर गिर पड़ा। खेल खत्म राघव, कबीर ने कहा। कुछ ही देर में पुलिस की सायरन की आवाज गूंजने लगी। बाहर मौजूद लोग पुलिस को बुला चुके थे। पुलिस ने तहखाने में आकर राघव और उसके गुर्गों को पकड़ लिया। राघव चीखता रहा, तुम नहीं जानते, ये खेल यहीं खत्म नहीं होगा। मेरी जड़ें बहुत गहरी हैं। पुलिस उसे घसीटकर बाहर ले गई। अनन्या ने राहत की सांस ली और आरव के सीने से लग गई। खुदा का शुक्र है, ये बुरा सपना आखिरकार खत्म हुआ। आरव ने उसके बालों को सहलाया। खत्म नहीं अनन्या, ये तो बस शुरुआत है। असली लड़ाई अब शुरू होगी, क्योंकि राघव जैसे लोग परछाई बनकर हर जगह मौजूद हैं। जब दोनों तहखाने से बाहर आए तो भीड़ ताली बजाने लगी। सब अब सच्चाई जान चुके थे। एक बुजुर्ग ने आगे आकर कहा, बेटा, तुमने हमारी आंखें खोल दी। अब हमें पता चला कि असली हीरो वो नहीं होते जिनके पास दौलत होती है, बल्कि वो होते हैं जो सच के लिए लड़ते हैं। आरव ने विनम्रता से सिर झुका दिया। अनन्या ने भीड़ की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। अब हम आज़ाद हैं आरव। भीड़ में खड़ा एक अजनबी शख्स मोबाइल पर बात कर रहा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। हाँ, राघव पकड़ा गया है, लेकिन असली मास्टर प्लान अभी भी हमारे हाथ में है। अगला कदम जल्द ही उठाना होगा। उसने कॉल काटा और धीरे धीरे भीड़ में गायब हो गया। आरव ने अचानक उसकी परछाई देखी, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता, वो शख्स गायब हो चुका था। आरव ने मन ही मन सोचा, लगता है असली खेल अभी बाकी है। हवेली के बाहर अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। भीड़ धीरे धीरे छट रही थी। पुलिस अपने काम में लगी थी और मीडिया कैमरे लिए इधर उधर दौड़ रही थी। रात की हवा में अभी भी धुएं और बारूद की गंध बाकी थी। अनन्या ने थकी हुई आंखों से चारों ओर देखा। सब कुछ खत्म हो चुका था, पर उसके दिल में अब भी बेचैनी थी। उसने धीरे से कहा, आरव, क्या ये सच में खत्म हो गया? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन हिम्मत भी। नहीं अनन्या, ये बस एक लड़ाई थी। जंग अभी बाकी है। अनन्या ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। कम से कम अब मुझे डर नहीं है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई डर छू भी नहीं सकता। अचानक पत्रकारों की भीड़ उनके चारों ओर आ गई। माइक्रोफोन और कैमरों की चमक ने माहौल और शोरगुल बढ़ा दिया। मिस अनन्या, आपने इतने समय तक विक्रम और राघव की साजिश क्यों छुपाई? आरव जी, आपको कैसे पता चला कि हवेली के तहखाने में इतना बड़ा राज छुपा है? क्या आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या यह सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है या कुछ और? अनन्या एक पल के लिए घबरा गई। उसने कैमरों की तरफ देखा और चुप रह गई। लेकिन आरव ने आगे बढ़कर कहा, ये कहानी सिर्फ मेरे और अनन्या की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो सच्चाई से डरने की बजाय उसका सामना करता है। विक्रम और राघव जैसे लोग सोचते हैं कि पैसे और ताकत से सब खरीदा जा सकता है, लेकिन सच कभी नहीं बिकता, और हम इस सच को सामने लाते रहेंगे। उसकी बातों पर तालियां गूंज उठी। अनन्या ने पहली बार भीड़ के सामने सिर ऊंचा करके मुस्कुराया। अब उसे खुद पर और आरव पर यकीन हो चुका था। थोड़ी दूर पुलिस की गाड़ी में राघव और उसके गुर्गे बैठे थे। उनके हाथों में हथकड़ी थी, लेकिन राघव की आंखों में अब भी घमंड और चुनौती की चमक थी। उसने आरव और अनन्या को देखते हुए दहाड़कर कहा, तुम सोचते हो ये जीत है? असली खेल अभी शुरू हुआ है। मेरी जड़ें इतनी गहरी है कि तुम दोनों चाहकर भी मुझे मिटा नहीं पाओगे। याद रखना, बहुत जल्द तुम दोनों पछताओगे। पुलिस वालों ने उसे गाड़ी में धकेल दिया और गाड़ी तेजी से हवेली से बाहर निकल गई। आरव ने गहरी सांस ली।
ये शख्स तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक हमें खत्म न कर दे, लेकिन अब वो जेल की सलाखों के पीछे है और वहीं सड़ेगा। अनन्या ने उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा, अब जाहिद जो हो, हम मिलकर सामना करेंगे। भीड़ के जाने के बाद आरव और अनन्या दोबारा हवेली के अंदर गए। पुलिस तहखाने को सील कर रही थी। एक इंस्पेक्टर ने आरव से कहा, आपके सबूतों की वजह से हमें पूरा मामला साफ हुआ। इन पेटियों और दस्तावेजों से पूरा नेटवर्क सामने आ जाएगा। आपने शहर की बहुत बड़ी सेवा की है। आरव ने सिर हिलाकर कहा, बस उम्मीद है कि ये सच किसी ताकत के दबाव में दबाया न जाए। इंस्पेक्टर ने दृढ़ता से कहा, जब तक हम हैं ऐसा नहीं होगा। अनन्या ने कमरे की ओर देखा। उसके चेहरे पर मिश्रित भाव थे, डर, गुस्सा और राहत। ये हवेली कभी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कैद थी और आज यहीं से मुझे आज़ादी मिली है। घटनाओं के बाद सब थक चुके थे। देर रात जब पुलिस और मीडिया चली गई तो हवेली लगभग सुनसान हो गई। अनन्या छत पर खड़ी होकर आसमान देख रही थी। चांदनी उसकी साड़ी पर पड़ रही थी, जैसे उसके चेहरे से सारे दर्द को धो रही हो। आरव उसके पास आया और धीरे से बोला, तुम ठीक हो? अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन मुस्कान भी। सालों से मैं डर के साए में जी रही थी। लगता था कि कभी कोई मुझे इस बंधन से आज़ाद नहीं कर पाएगा, लेकिन तुमने कर दिखाया। आरव ने उसके गाल से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें आज़ाद करने के लिए मैंने नहीं, तुम्हारे हौसले ने रास्ता बनाया। मैं बस तुम्हारे साथ था। दोनों कुछ देर चुप रहे। आसमान में चमकते तारे जैसे उनकी चुप्पी को गवाही दे रहे थे। कुछ पल बाद अनन्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, आरव, अगर तुम न होते तो शायद मैं जिंदा भी ना रहती। और सच कहूं तो अब मुझे अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी लगती है। आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। अनन्या, मैं पत्रकार हूं। मेरी दुनिया सच और झूठ के बीच की जंग है। लेकिन जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे लगता है कि मेरी जंग अधूरी नहीं रहेगी। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अनन्या का दिल तेज धड़कने लगा। दोनों के बीच की दूरी जैसे मिटने लगी। हवा में एक अजीब सी मिठास घुल गई। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, अनन्या, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? अनन्या मुस्कुराई। उसकी आंखों में चमक थी। जब तक सांसें चलेंगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों ने पहली बार बिना डर बिना झिझक एक दूसरे को गले लगाया। वो पल जैसे उनकी जिंदगी का सबसे सुकून भरा लम्हा था। अचानक नीचे आंगन से कदमों की आवाज आई। दोनों चौंक कर पीछे हटे। छत से झांककर देखा तो एक काला साया हवेली से बाहर निकल रहा था। वो वही अजनबी था जिसे आरव ने भीड़ में देखा था। उसने फोन पर किसी से कहा, राघव गिर गया, लेकिन असली मिशन अभी शुरू होना है। शहर की बागडोर हमारे हाथ में होगी और जो भी बीच में आएगा मिटा दिया जाएगा। फिर वो साया अंधेरे में गायब हो गया। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, अनन्या, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। असली दुश्मन अब सामने आएगा। अनन्या ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। तो हम मिलकर सामना करेंगे, चाहे कैसी भी परछाइयां क्यों न हो। सुबह का उजाला धीरे धीरे हवेली पर फैल रहा था। परिंदों की आवाज़ों के बीच आरव और अनन्या एक साथ खड़े थे। हवेली जो कभी साजिश और झूठ की गवाह थी, अब सच और हिम्मत की कहानी सुनाने वाली थी। आरव ने अनन्या की तरफ देखा और कहा, ये तो बस शुरुआत थी। अब हमें उस मास्टरमाइंड का सामना करना होगा जिसने असल खेल रचा है। अनन्या ने दृढ़ता से कहा, और इस बार हम साथ हैं। कैमरा आसमान की ओर जाता है और पृष्ठभूमि में आवाज गूंजती है। कभी कभी सच की लड़ाई जीतने से बड़ी होती है उसे जीते रहने की। और आरव और अनन्या की कहानी अब एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां हर कदम पर खतरा है, लेकिन साथ ही एक अटूट बंधन भी।